साथियों नमस्कार। सुपर 20 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर मऊगंज जो हमारा 53वां जिला बन चुका है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन सब की जो लोकेशन है उन लोकेशन को ट्रिक के साथ समझेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों देखिए क्या है कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। दोस्तों आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए जब तक आपको सफलता ना मिल जाए या आप जब पूरी तरीके से हिम्मत ना हार जाए तब तक आपको कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग मऊगंज के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा जो मैप है जहां पे हमारे सारे जिले हैं इन सभी जिलों की लोकेशन को एक शानदार ट्रिक के साथ हम लोग इसको समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ये जो मैप है आप एक मैप बना लीजिएगा नॉर्मल सा, या मैप नहीं भी बनाए तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको एक लाइन को ड्रॉ करना है। दोस्तों मैंने ये लाइन आपके सामने ड्रॉ करी है। अब इस लाइन को ड्रॉ करने का मेरा एक मकसद है कि इस लाइन से मेरे को 4 संभाग के बारे में पता चल जाएगा। कितने संभाग के बारे में? 4 संभागों के बारे में पता चलेगा। सबसे ऊपर मुझे एक संभाग मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों जिसका नाम है क्या? चंबल संभाग। क्या है? चंबल संभाग हमको यहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हमको यहां पे एक और संभाग देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? ग्वालियर संभाग। क्या नाम है? ग्वालियर संभाग। इसके बाद यहां पर हमको एक संभाग देखने को मिलेगा जिसका नाम है भोपाल संभाग। क्या है दोस्तों? भोपाल संभाग। और एक संभाग हमको यहां मिलेगा जिसका नाम है नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग। ये हमारे 4 संभाग इस लाइन से दोस्तों पता चलेंगे। आपको भी इस लाइन को ऐसे ही ड्रॉ करना है। इससे हम बहुत सारी चीजें सीख लेंगे, आपको धीरे धीरे सब पता चलते चले जाएगा। चलिए ये लाइन को मैंने ड्रॉ किया। इस लाइन के पश्चिम में अगर आप जाएंगे ना दोस्तों तो आपको यहां पर 2 संभागों को देखने को मिलेगा जिसमें से एक संभाग मिलेगा जिसका नाम है क्या? उज्जैन संभाग। क्या नाम है? उज्जैन संभाग। इसके बाद इसके नीचे हमको एक और संभाग देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? इंदौर संभाग। जो बच्चे मध्य प्रदेश पहली बार पढ़ रहे हैं उनको इस तरीके से काम करना है ना। एक लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन पे हमको 4 संभाग दिखेंगे, चंबल, ग्वालियर, भोपाल और नर्मदापुरम। इस लाइन के पश्चिम में हमको 2 संभाग देखने को मिलेंगे, एक उज्जैन मिलेगा और एक इंदौर मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहां पर हमको जो मिलने वाला एक संभाग हमको यहां यानी कि इस लाइन के पूर्व में हमको एक संभाग और देखने को मिलेगा जो कि क्या नाम है उसका? सागर। तो एक संभाग तो हमको ये देखने को मिला। इसके बाद इसी के आगे हमको एक संभाग और देखने को मिलने वाला है। कौन सा है वो संभाग? रीवा संभाग। दोस्तों यही वो संभाग है जिसके अंदर मऊगंज को ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने सागर संभाग देखा, रीवा संभाग देखा। अब हमको एक संभाग और देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्या? जबलपुर संभाग। कौन सा संभाग? जबलपुर संभाग। इसके बाद हमको एक और संभाग यहां पे देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्या? शहडोल संभाग। कौन सा संभाग है प्यारे दोस्तों? शहडोल संभाग है। दोस्तों इस लाइन की वजह से हमने क्या चीजें सीखी है कि इस लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमने 4 संभाग देखे। इस लाइन के पश्चिम में हमको 2 संभाग देखने को मिले, इस लाइन के पूर्व में हमको 4 संभाग देखने को मिले। अब वो 4 संभाग हमने यहाँ पे नाम पढ़ लिए हैं और वो संभाग जिसके अंदर एक जिला ऐड हुआ है वो संभाग में हमने यहाँ पे देखा। कुल मिलाकर हमने इस लाइन के साथ ही हमने पूरे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जितने संभाग है 10 वो हम लोगों ने देख लिए हैं। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि किस संभाग के अंदर कितने कितने जिले हैं, जो कि आपको एक बहुत ही इजी तरीके से पता चल जाएगा। कैसे? जैसे कि आपने दोस्तों सुना होगा कभी किसी से ये कहते हुए कि ज्यादा 3-5 मत कर, है ना, 9-2 11 हो जा वरना 36 के 36 झड़ जाएंगे। ऐसा एक बात एक डायलॉग आपने यूट्यूब पे कई बार सुना होगा। तो बस 3-5 वाली बात आपको याद रखना है। दोस्तों आपको सबसे पहले अगर पता करना हो कि चंबल संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं या किसी और संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, उस तरीके पे गौर करिएगा। जैसे चंबल संभाग के अंदर कितने जिले हैं? 3। कितने जिले हैं? 3। और नर्मदापुरम में भी कितने जिले हैं? 3। मतलब ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। ऊपर भी 3 नीचे भी 3, मतलब चंबल में भी 3 और नर्मदापुरम में भी 3। फिर अपन ने बोला था कि भैया ज्यादा 4-5
मत कर, है ना। तो आपको याद रखना है कि ये 3, नीचे भी 3, और ये जो बीच में हमारे पास में 2 संभाग है ना दोस्तों, इनके अंदर 5-5 जिले हैं, यानी कि भोपाल के अंदर और ग्वालियर के अंदर कितने कितने जिले हैं, 5-5। ऊपर 3-5, नीचे से 3-5, ऊपर से 3-5, नीचे से 3-5। ओके, तो ये लाइन में आने वाले जिले, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस संभाग के अंदर कितने जिले हैं। दोस्तों अब इस लाइन के हम लोग पश्चिम में चलते हैं तो हमको उज्जैन और इंदौर संभाग मिलता है। इसमें भी आने वाले जिलों की संख्या बहुत इजी वाली चीज से हम लोग इसको समझ लेंगे। जैसे ऊपर क्या है, उज्जैन, तो उज्जैन के अंदर जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, 7, और 7 के बाद नंबर क्या आता है, 8। तो इंदौर के अंदर जो जिलों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 8। तो उज्जैन में 7 और इंदौर में कितने हैं, 8। इन सब जिलों की मैं लोकेशन बताऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। अब हम लोग चलते हैं सागर, शहडोल, रीवा और जबलपुर के अंदर। दोस्तों आपको पता है कि शहडोल के अंदर कितने हमारे जिले हैं, तो हमको पता है कि शहडोल के अंदर 3 जिले हैं। 3 का डबल कितना होता है दोस्तों, दुगना, तो 6 होता है। तो सागर के अंदर आपको कितने जिले देखने को मिल जाएंगे, 6 जिले देखने को मिल जाएंगे। 3 का डबल, 3 दूनी 6, ठीक है। वैसे जब रीवा के अंदर 4 जिले थे तो हमारी एक ट्रिक बन गई थी 4 दूनी 8, लेकिन अब एक जिला नया बन चुका है, तो इसके अंदर जो जिलों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है, 5 जिलों की संख्या हो चुकी है। पहले 4 थे, है ना। अगर मऊगंज को रीवा से अलग नहीं किया जाता तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, है ना, इनको मिला के 4 था। 4 का डबल जबलपुर के अंदर था। तो आपको बस याद रखना है कि भैया रीवा के अंदर 5 है और इसके नीचे कितना है, 8 है, ठीक है। तो आप इसको भी एक अच्छी तरीके से याद कर सकते। 5 के बाद क्या आता है, 6। 6 के बाद डायरेक्ट आप लोग 8 पे पहुंच जाओ, फिर 3 पे पहुंच जाओ, या 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, एक जिला एक्स्ट्रा बन गया, एक जिला एक्स्ट्रा बन गया। आप चाहो तो अपने दिमाग में याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि ये तो क्या है, रीवा है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हम 4+1 कर देते हैं। तो 4+1 जब आप करोगे ना दोस्तों तो क्या होगा, 4+1, यहां पे क्या है, रीवा है, तो अपन इसको लिख देते हैं 4+1। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, और एक जिला हमारा नया इसके अंदर जुड़ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस लाइन के तहत हमने पूरे 10 संभागों को देख लिया, और उनमें आने वाले जो जो जिले हैं, उनकी जितनी जितनी संख्या, वो हम लोगों ने इसको समझ ली। चलिए एक बार हम हल्के से और इसको यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हमारा माइंड में पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। दोस्तों ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ऊपर हमको मिला कौन सा संभाग, तो हमको ऊपर मिला कौन सा संभाग, चंबल संभाग। इसके नीचे हमको क्या मिला, इसके नीचे हमको मिला सर ग्वालियर संभाग। उसके बाद साथियों हमको यहां पे मिला कौन सा संभाग, भोपाल संभाग, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे हमको कौन सा संभाग देखने को मिला, तो नर्मदापुरम संभाग देखने को मिला। कौन सा संभाग, नर्मदापुरम संभाग देखने को मिला। हमको पता है कि चंबल के अंदर कितने जिले हैं, तो दोस्तों ऊपर भी 3, नीचे भी 3, ठीक है। और बीच में कितने हैं दोस्तों, 5, और इधर भी कितने हैं, 5। इसके बाद इस लाइन के पश्चिम में हमको 2 संभाग देखने को मिले। एक मिला हमको उज्जैन, एक मिला हमको इंदौर। उज्जैन में कितने जिले हैं दोस्तों, 7। इंदौर में कितने जिले हैं दोस्तों, 8। ये आपको याद रखना है। इस लाइन के पूर्व में कितने संभाग हमको देखने को मिलते हैं, 4 संभाग देखने को मिलते हैं। एक मिलता है हमको सागर संभाग, एक हमको देखने को मिलता है कौन सा, रीवा संभाग। उसके बाद में से इसके जस्ट नीचे अगर आप लोग देखोगे तो आपको यहां मिलेगा कौन सा संभाग, यहां मिलेगा आपको जबलपुर संभाग, और आगे चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, शहडोल संभाग। कौन सा, शहडोल संभाग। हमको पता है दोस्तों शहडोल में कितने जिले हैं, 3। 3 का दुगना किसके पास है, सागर के पास कितने जिले हैं, 6। उसके बाद में से रीवा में हम क्या लिख रहे हैं, 4+1, तो 4 का डबल कितना हुआ, 8, ठीक है। तो इस प्रकार से रीवा के अंदर तो टोटल कितने जिले हो गए हमारे पास में, 5, है ना। तो ये दोस्तों आपको ये ट्रिक आपको यहां पे याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इन जिलों की लोकेशन को समझेंगे, पूरी तरीके से आप फोकस करके रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग जिलों की लोकेशन के ऊपर। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्षेत्र है आपका, ये काय का क्षेत्र है। अगर आप इसको देखोगे ना तो ये आपका चंबल संभाग वाला क्षेत्र है। काय का क्षेत्र है, चंबल संभाग वाला क्षेत्र है। अब इस चंबल संभाग में आने वाले जो जिले हैं, कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। अब उनमें से कौन कौन सा जिला पड़ता है, तो आपने एक पिक्चर का नाम सुना होगा, सिम्हा, अभी मूवी आई थी, ठीक है, सिम्हा। तो सिम्हा आपको याद रखना है, या सिम्हा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में से,
एम और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में से बी, सिम्भा। अभी तो मैं सिम्भा के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, SMB सिम्भा। अब एस से क्या आ गया आपका श्योपुर, एम से क्या आ गया आपका मुरैना। दोस्तों मैं अगर लिखने बैठूंगा हो सकता है कि टाइम अपना ज्यादा बढ़ जाए, आप मेरी बात को सुने और अपनी कॉपी के अंदर मैप बनाकर ये नाम लिखते चले जाए, है ना। तो सिम्भा सिम्भा हमने लिखा, तो एस से श्योपुर, एम से मुरैना और बा से भिंड। तो दोस्तों ये चंबल संभाग के अंदर 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। सिम्भा याद रखना है, सिम्भा सिम्भा सिम्भा, है ना, पिक्चर का नाम है सिम्भा। क्या क्या है, श्योपुर, मुरैना और भिंड। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, किसके ऊपर चले हम लोग, अब हम लोग ग्वालियर के ऊपर चलते हैं। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की गर्दन है, ये मध्य प्रदेश की क्या है, गर्दन। अब देखना हमने क्या खाया, गुड़ खाया, गुड़, जीडी गुड़, है ना। गुड़, गुड़ के साथ में हमने क्या खाई, सेव पूरी। क्या खाई, गुड़ के साथ हमने क्या खाई, सेव पूरी। अब जब गुड़ और सेव पूरी हमने खाई तो हमारे गले में कुछ अटक गया, जिसकी वजह से हम लोग गा नहीं पाए। क्या नहीं पाए, गा नहीं पाए, है ना। तो गा नहीं पाए, तो ये गा नहीं पाए। तो अब ये गुड़ से क्या बना, ग से बना आपका क्या, ग्वालियर। डी से बना आपका दतिया, ग्वालियर दतिया। और ये जो मैंने जिसको शिवपुरी बोला था, सेवपुरी, ये क्या है वास्तव में, शिवपुरी। क्या है, शिवपुरी। और मैंने बोला था कि भैया गले के अंदर गुड़ और सेवपुरी फंस गई है, जिसकी वजह से हम गा नहीं पाए। तो गा से एक तो बना आपका गुना और एक क्या बना आपका अशोकनगर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ग्वालियर में आने वाले 5 जिलों को देख लिया। आपको क्या याद रखना है, सिम्भा, फिर याद रखना है कि गर्दन के अंदर गुड़ और सेवपुरी फंस गई, जिसकी वजह से हम लोग गा नहीं पाए। क्लियर मेरी बात, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप यहां देखेंगे मैं यहां पे एक आकृति बना रहा हूं, यहां पे मैं एक आकृति बना रहा हूं। इस आकृति के बारे में आप ये सोचेगा कि ये जो आकृति सर ने बनाई है ये अमीबा जैसी है। कैसी है, अमीबा जैसी। तो अमीबा का मैं बी ले रहा हूं, अमीबा का मैं क्या ले रहा हूं, बी। अब अमीबा जो है ना एक प्रकार की आकृति है, और मेरे पास में एक लड़का है जिसका नाम है राज। क्या नाम है, राज। राज नाम का एक लड़का है, उसका सिर अमीबा जैसा है। उसका सिर कैसा है, सिर, है ना, उसका सिर। सिर में मतलब यहां पे लिख रहा हूं सिर। सिर से दोस्तों आपको पता है क्या बनेगा, सीहोर, है ना। तो आपको सिर याद रखना है। राज का सिर किसके जैसा, अमीबा जैसा। राज का सिर किसके जैसा, अमीबा जैसा। अब उसका सिर अमीबा जैसा है ना, तो वो आगे चलकर क्या बनेगा पता है दोस्तों, वीर बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, वीर बनेगा। राज का सिर अमीबा जैसा है, आगे चलकर वो क्या बनेगा, वीर बनेगा। ठीक है। तो राज से राजगढ़, सिर से सीहोर, बी से आपका भोपाल और वी से विदिशा, आर से क्या बन जाएगा आपका रायसेन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने 3 संभाग की लोकेशन को देखा। यहां पे राजगढ़ है दोस्तों, नीचे सीहोर है, इधर आपका रायसेन है और ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा विदिशा। अब हम लोग दोस्तों हमारे चौथे संभाग के ऊपर जा रहे हैं। याद रखना हमने इस संभाग का नाम रखा है नर्मदापुरम। तो आप एक बात याद रखिएगा, नर्मदा जो है ना वो नर्मदा हमारी बेहोश है। नर्मदा क्या है, नर्मदा क्या है, बेहोश। नर्मदा क्या है, बेहोश है। आपको याद ऐसे रखना है दोस्तों, नर्मदा क्या है, बेहोश है। अब बे से बैतूल और होश से होशंगाबाद और हे से क्या बन जाएगा आपका, हरदा बन जाएगा। तो कितने प्यारे तरीके से आपने इसको देख लिया। ठीक है। तो नर्मदा क्या है, बेहोश है। तो आपको ये बात आपको यहां पे ध्यान रखना है, मैं लाइन बना देता हूं, नर्मदा क्या है, बेहोश है। ठीक। अब हम इस लाइन के पश्चिम में आएंगे। हमको पता है कि इस लाइन के पश्चिम में 2 संभाग हमको मिलेंगे। एक मिलेगा हमको क्या, उज्जैन, और दूसरा जो हमको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंदौर। हम जानते हैं कि उज्जैन के अंदर 7 है और इंदौर के अंदर कितने जिले हैं, 8 है। चलिए हम इन सभी की लोकेशन एक अच्छी तरीके से देख लेते हैं। दोस्तों ये जो हिस्सा है, आप जब आप इसको देखेंगे तो दोस्तों यहां पर एक जो जिला आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है नीमच। क्या देखने को मिलेगा, नीमच। उसके नीचे आप जाएंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा क्या, मंदसौर। क्या मिलेगा, मंदसौर। और उसी के पास में हमको एक जिला देखने को मिलेगा क्या, आपका रतलाम। तो आप इसको नीमच, मंदसौर, रतलाम की बजाय आप इसको निमाड़ याद रख लीजिए। आपको तो पता है निमाड़, मालवा, है ना, ये वर्ड तो आपने सुने होंगे। तो ये हमारा निमाड़ हो गया। क्या हो गया, निमाड़। अब आपको पता होगा कि निमाड़ के अंदर खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है। निमाड़ के अंदर क्या होती है, खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है। अब इस गर्मी को कम करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा कि हमको पानी की जरूरत पड़ेगी। और पानी हमको कहां से लेना है पता है आपको, छिप्रा नदी से लेना है। और आपको पता है वो छिप्रा नदी कहां है, छिप्रा नदी है उज्जैन के अंदर। तो हम इस गर्मी को कम करने के लिए हम एक नदी के अंदर जाएंगे और वो नदी हमको कहां मिलने वाली है, उज्जैन के अंदर मिलने वाली है, जिसका नाम क्या है,
क्षिप्रा नदी, है ना। अब इस उज्जैन से जब आप लोग गए तो आपको गए कहां, आपको कहां जाना था? आप सबसे पहले तो निमाड़ से आप इस नदी से होते हुए गए ताकि आप थोड़ा ठंडे हो जाओ, और आप कहां पहुंचोगे? आप पहुंचोगे देवास के पास में। लेकिन देवास जाने से पहले आप जब इस नदी से बहकर जाओगे ना, तो आप सुबह सुबह यहां से निकलोगे। मतलब आपको कहां पहुंचना है? सुबह सुबह पहुंचना है, ठीक है दोस्तों। निमाड़ में पड़ती है गर्मी, और उस गर्मी को कम करने के लिए हम सुबह सुबह नदी में जाएंगे, ठीक है। इस नदी में सुबह सुबह जाएंगे तो ये जो गर्मी है ना, हम लोगों के लिए एक प्रकार की क्या है? सजा है। एक प्रकार की क्या है दोस्तों? सजा है। तो इस सजा को कम कराने के लिए हमको किसी के पास जाना पड़ेगा। तो आपको पता है हम इस सजा को कम कराने के लिए कहां जाएंगे? हम इस सजा को कम कराने के लिए हम जाएंगे देवों के पास। कहां जाएंगे? देवों के पास, देवों की नगरी के अंदर। और वो देवों की नगरी हमको कहां मिलने वाली है? देवास के अंदर, क्योंकि देवास को हम देवों की नगरी बोलते हैं। तो जब देवों के पास हम लोग पहुंचे तो हमारे जो देव हैं उन्होंने निमाड़ की गर्मी को क्या कर दिया? कम कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो निमाड़ में पड़ती है गर्मी, उस गर्मी को कम करने के लिए सुबह सुबह हम उज्जैन के अंदर बहने वाली नदी क्षिप्रा नदी से होकर हम लोग पहुंचेंगे। और ये जो गर्मी हमारे लिए सजा है, इसी सजा की अपील करने के लिए हम लोग कहां पहुंचेंगे? देवास के अंदर पहुंचेंगे, देवों के पास पहुंचेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें आने वाले 7 जिलों को आपने देखा, 1 2 3 4 5 6 और 7। दोस्तों यही इसकी क्या है? ट्रिक है, यही इसकी लोकेशन भी है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग पहुंचेंगे, पता है दोस्तों कहां पर? हम लोग पहुंचेंगे इंदौर के अंदर। तो दोस्तों अभी आप जानते होंगे अगस्त का महीना है, बारिश वाला महीना है। तो दोस्तों आपने एक गाना सुना होगा कि लगी आज सावन में फिर वो झड़ी है। क्या नाम? लगी आज सावन में फिर वो झड़ी है। तो दोस्तों आपको झड़ी याद रखना है। झड़ी में आप क्या याद रखोगे? एक तो मैंने ये यहां पे लिख दिया झाबुआ, एक मैंने लिख दिया क्या? धार, और एक मैंने क्या लिख दिया? इंदौर। तो ये झड़ी आपको याद रखना है। लगी आज सावन में फिर वो झड़ी है। झड़ी झ से झाबुआ, डी से धार, और आई से क्या बना आपका? इंदौर। तो इस प्रकार से झड़ी से हमको 3 जिलों के बिल्कुल लोकेशन की ऐसी ही है, ठीक है। तो झाबुआ, धार और इंदौर हमको पता चल गया। अभी तो हमारे पास 5 जिले और है। तो दोस्तों झड़ी इसके बाद आपको पहुंचना है। मेरे मतलब एक झड़ी जो ये गाना गा रहा था ना, एक लड़का गा रहा था। कौन सा लड़का? उस लड़के का नाम था अली। क्या नाम था? अली नाम था। तो उसको किसी ने बोला बढ़, उसको किसी ने बोला बढ़ जा यहां से, निकल जा यहां से, है ना। बढ़ मतलब उसको बुरा भला बोल दिया उसको। तो बेचारा बढ़ गया, और बढ़ गया तो उसको लग गया बुरा। उसको किसी ने बोला बढ़ और उसको लगा बुरा। तो बुरा लगा तो भाई उसने क्या खाया पता है? भाई बुरा लगने पर तो लोग बाग नाराज होते हैं, लेकिन उसको बुरा लगा तो उसने खारा वाला श्रीखंड खाया। खारा श्रीखंड जिसमें नमक ज्यादा था, है ना। खारा श्रीखंड खाया। तो अली को किसी ने बोला बढ़, उसको लग गया बुरा, और उसने क्या खाया? खारा श्रीखंड। अब दोस्तों खारा श्रीखंड के लिए आप एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना। तो इधर दोस्तों आपको जो मिलने वाला है ना, वो मिलेगा कौन? खरगोन, खारा खरगोन। और एक तरफ आपको क्या मिलेगा दोस्तों? खंडवा, है ना। एक को हम पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं, एक को हम लोग पश्चिमी निमाड़ के नाम से जानते हैं। तो अली को किसने बोला बढ़, उसको लग गया बुरा, तो उसने क्या खाया? खारा श्रीखंड। तो खरगोन और साथ में क्या हो गया आपका? खंडवा। तो इस प्रकार से हमारे इंदौर में, इंदौर संभाग के अंदर आने वाले जो जिले हैं वो कंप्लीट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपको ऐसे ही याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको माइंड के अंदर सेट रहेगा, है ना। झड़ी, फिर अली, फिर उसको बड़ बोला, फिर उसको बुरा लगा तो उसने क्या खाया? खारा श्रीखंड खाया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पश्चिम में आने वाले सभी के बारे में देख लिया। अब दोस्तों हम पूछेंगे हमारे पूर्व की तरफ। पूर्व के अंदर हमको 4 संभागों को समझना है। पहला संभाग आपको मिलने वाला है सागर, फिर आपका रीवा, फिर हम लोग देखने वाले हैं जबलपुर, फिर हम लोग देखने वाले हैं शहडोल। ये 4 संभाग है दोस्तों। तो चलिए सबसे आखिरी में हम लोग जबलपुर संभाग को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये वाले जो छोटे संभाग उनको देख लेते हैं। हमको पता है कि हमने देखे थे सर, ऊपर हमको 3 जिले मिले, नीचे भी हमको 3 जिले मिले, बीच में हमको 5 जिले मिले, है ना। इधर भी हमको कितने मिले? 5। इधर हमने 7 को देख लिया, इधर हमने 8 को देख लिया। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं 6, इसके बाद 4 + 1 याद रखना, है ना। उसके बाद में से हम 8 और क्या देखेंगे?
3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, वो एक तो अभी अभी जुड़ा है इसलिए मैंने 1 प्लस उसके साथ में कर दिया। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस वाले संभाग को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सागर संभाग को समझना है ना, तो आप शुरुआत करेंगे निवाड़ी से। निवाड़ी हमारा नया जिला है, इसके पहले वाला है ना, 1 अक्टूबर 2018 को इसको बनाया था। तो दोस्तों यहां पे हमको जो जिला देखने को मिलता है उसका नाम है निवाड़ी। क्या मिला? निवाड़ी। और निवाड़ी किससे अलग हुआ था? टीकमगढ़ से अलग हुआ था। तो मैंने दोस्तों यहां पे लिख दिया टीकमगढ़। अब आपको पता होगा कि हमारी देश के अंदर एक संस्था है जिसको हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। जो हमारे देश में कुछ नवाचार होते हैं तो उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो वो नए नए काम करती है। तो हमने बोला कि भैया ये नीति आयोग है हमारा, एक नया काम करेगी। अब आप ध्यान देना कि नया काम क्या करने वाली है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? नीति, है ना। नीति, नी से निवाड़ी और टी से टीकमगढ़, है ना। नीति आयोग हमारा बन गया। अब इस नीति आयोग ने क्या करा पता है दोस्तों? बनाई छतरी। क्या बनाई? छतरी बनाई। और छतरी में पता क्या लगाई? पन्नी। क्या लगाई? पन्नी। नीति आयोग ने क्या बनाई? छतरी। और छतरी में क्या लगाई? पन्नी। अब पन्नी लगाने से क्या हुआ? किसी का दम घुट गया। किसी का क्या हो गया? दम घुट गया, है ना। किसी का क्या घुटा? दम। और दम किसका घुटा? वो दम घुटा सागर का, बेचारा सागर, है ना, दम घुट गया उसका। तो नीति आयोग ने क्या बनाई? छतरी। छतरी में क्या लगाई? पन्नी। पन्नी से किसी का क्या घुटा? दम घुटा। और किसका दम घुटा? सागर का। तो दोस्तों नी से निवाड़ी, टी से टीकमगढ़, छतरी से छतरपुर याद रखना है। छतरी से छतरपुर, पन्नी से पन्ना, और दम से दमोह, और सागर तो सागर। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6 कंटिन्यूअसली दोस्तों ऐसे ही इसको चलाना है। तो दोस्तों कितनी आसानी से आपने सागर संभाग में आने वाले जिलों को तो याद कर ही लिया, साथ में उनकी लोकेशन भी आपने याद कर ली। नीति आयोग ने बनाई क्या? छतरी। छतरी में लगाई पन्नी। पन्नी से किसी का दम घुटा। किसका दम घुटा? सागर का। करेक्ट है? ओके। अब हम लोग चलते हैं रीवा संभाग की तरफ। तो दोस्तों मैं जानता हूं आप लोगों ने बाहुबली मूवी को और RRR मूवी को तो देखा ही है ना। आपको पता है राजा मौली साहब साउथ में खतरनाक मूवियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो राजा मौली साहब हमारे लिए एक मूवी लेकर आ रहे हैं, नई मूवी। कौन सी पता है आपको? जैसे RRR लेके आए थे ना, अब उनको अल्फाबेट से बहुत प्यार हो गया, तो अब RRR के बाद वो लेके आ रहे हैं SSS। कौन लेके आ रहे हैं? राजा मौली। कौन लेके आ रहे हैं? राजा मौली। तो दोस्तों यहां पे है हमारे पास में राजा, और यहां पे हमारे लिए कौन? मौली। तो राजा मौली साहब हमारे लिए एक पिक्चर लेके आ रहे हैं। कौन सी? SSS। तो SSS मतलब कि एक तो यहां पर, एक SSS, ये वाली हमारी SSS हो गई। तो राजा मौली साहब देखो, R फॉर राजा, M फॉर मौली, है ना। कौन सी मूवी लेके आ रहे हैं? SSS मूवी लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों R से बना क्या? रीवा। M से बना हमारा नया संभाग, सॉरी नया जिला, क्या नाम है उसका? मऊगंज, है ना। उसके बाद एस से बना सतना। ये दोस्तों सतना का है, टी लगा लो। ये हमारा सीधी का है, डी लगा लो। और उसके बाद में से इकाई का है, सिंगरौली का है, आई लगा लो, TDI, है ना। तो सतना, सीधी और सिंगरौली। सतना, सीधी, सिंगरौली। अगर भूल जाओ तो सर के सीधे सिंह, सिंह टेढ़े मेढ़े होते हैं। अब आपको याद रखना भैया एस पे पहले सिंगरौली के, सीधे के कौन है? तो आपको याद रखना है सर के सीधे सिंह, मतलब सर मतलब सतना, सीधे मतलब सीधी, और सिंह मतलब सिंगरौली। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो इस प्रकार से आपने रीवा संभाग के अंदर आने वाले 5 जिलों को याद कर लिया। 4 + 1 ये याद रखना है ना। राजा मौली साहब को याद रखना है और SSS आपको याद रखना है दोस्तों। अब इसके बाद में हमारे पास में एक और यहां पे संभाग है, क्योंकि लास्ट में तो हम लोग किसको करेंगे? जबलपुर को करेंगे। तो अभी एक संभाग हमारे पास में और बचा है, और उसका नाम है शहडोल संभाग, जिसके अंदर कितने जिले हैं? 3। दोस्तों कभी ना कभी आपने अमेरिका का तो नाम सुने होगा, और आपको पता है अमेरिका को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब USA। वही USA हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आ चुका है। दोस्तों देखिए मैंने यहां लिखा किसको? U को, यहां लिखा मैंने किसको? S को, और यहां लिखा किसको? A को। तो USA मतलब उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। USA है ना। USA में U फॉर उमरिया, S फॉर शहडोल और A फॉर अनूपपुर। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो इस प्रकार से आपने यहां पर इस शहडोल संभाग को समझ लिया। अब हमारे पास में एक आखिरी संभाग बचा है जिसका नाम है जबलपुर संभाग। बहुत प्यारा इसकी ट्रिक है, बहुत प्यारा ये संभाग भी है। हम लोग इसको देखने वाले हैं। मैं जबलपुर में रहा हूं, ठीक है। तो जबलपुर वासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, और मैं चाहता हूं कि वो सारे जबलपुर वासी मेरे से जुड़ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए तो USA है ना, तो उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं किसको? हमारे जबलपुर संभाग को दोस्तों,
जबलपुर के बारे में मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसको अपने दिल पे मत लीजिएगा, है ना, आप उसको याद करने के हिसाब से देखिएगा। तो दोस्तों, जबलपुर नाम का एक लड़का था, है ना, उसका सिर कटा हुआ था। जबलपुर नाम का एक लड़का था, उसका सिर क्या था, कटा हुआ था। तो जबलपुर नाम का जो लड़का था उसका क्या था, सिर कटा हुआ था। अब ये जो जबलपुर नाम का लड़का था, मैं इसको लड़का बोल रहा हूं, याद रखना, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, लड़का। तो दोस्तों, लड़के को हम लोग एक नॉर्मल भाषा में क्या बोल सकते हैं, नर। जबलपुर लड़का है और लड़के को हम लोग नर बोल सकते हैं, और उसका सिर ऊपर कटा हुआ है। दोस्तों, उसके दो दिल थे, उसके किसके, इस भाई साहब के दो दिल थे। दोनों दिल के अंदर एक ही नाम था, सीमा। क्या नाम था, सीमा। क्या नाम था, सीमा। जबलपुर के दिल के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम था क्या, सीमा। सीमा, एस फॉर सिवनी, एम फॉर मंडला, नर से नरसिंहपुर, जा से जबलपुर, का से कटनी। दोस्तों, आपको मैं नाम भी बता रहा हूं जिलों के। तो जबलपुर का सिर कटा हुआ था, वो नर था तो मैंने अलग कर दिया। उसके दिल के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम था क्या, सीमा। सीमा, एस फॉर सिवनी, एम फॉर मंडला। अब इस लड़की को हम लोग क्या बोलते हैं, बाला भी बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ये जो बाला है ना, ये यहां है, लड़की क्या है, बाला है, तो मैंने बाला कर दिया। तो सीमा एक लड़की है या बाला है। अब इस लड़की को या इस बाला को आई छींक, क्या है, छींक। तो बिचारी ने साइड में जाके छींक दिया। क्या कर दिया, साइड में जाके छींक दिया। छींक से तो मेरे ख्याल से पता ही होगा, छिंदवाड़ा नाम आता है ना, सिवनी से पहले छिंदवाड़ा, ठीक है। तो जबलपुर का सिर कटा हुआ था, जबलपुर लड़का था मतलब नर, उसके दिल में एक लड़की थी, सीमा, और उसको हम कह सकते हैं, लड़की को बोल सकते हैं बाला। उसको आए छींक दिया उसने साइड में। अब जब उसको जबलपुर और इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में पता चला, किनको, उनके माता पिता को या फिर उसके किसी परिचित को, तो वो डंडा लेके आए कि तू पढ़ाई वढ़ाई कर, है ना। तो डंडा लेके आए, तो डंडा लेके आए, तो भैया इधर से आए डंडा लेके, है ना, क्या लेके आए, डंडा लेके आए, डंडा 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 लेके आए, ठीक है। ये डंडा लेके इधर आए। तो इस प्रकार से हमने इस जबलपुर के अंदर आने वाले 8 जिलों को समझ लिया। कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, डंडा फॉर डिंडोरी, इधर नरसिंहपुर और इधर छिंदवाड़ा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये पूरे जो 53 जिले हैं हमारे, हमने इनकी ट्रिक को अच्छी तरीके से समझ लिया है, माइंड के अंदर सेट भी कर लिया है। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये जो लोकेशन हमने सीखी है ना, अब हम इसको फिल करेंगे, है ना, कहाँ पे कौन सा है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको फुलफिल कर ही देते हैं। चलिए, सबसे पहले यहां पे हमको क्या मिला, श्योपुर, यहां क्या मिला, मुरैना, यहां क्या मिला हमको, भिंड। ये क्या है हमारा, गुड़, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी मतलब शिवपुरी। उसके बाद यहां मिलेगा आपको क्या, आपको मिलेगा गुना, और यहां क्या मिलेगा, अशोकनगर। तो दोस्तों, ये हमने इसको देख लिया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और आगे, हमको मिलने वाला है भोपाल। तो दोस्तों, राज का जो सिर था, राज का जो क्या था, सिर था, वो सिर किसके जैसा था, सिर था अमीबा जैसा। राज का जो सिर था दोस्तों, किसके जैसा था, अमीबा जैसा था। राज का सिर अमीबा जैसा था। तो वो आगे चलकर क्या बनेगा, वीर बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, वीर बनेगा। राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे निमाड़ यानी उज्जैन की तरफ, है ना। तो आपको पता होगा यहाँ पे है हमारा क्या, निमाड़। क्या है दोस्तों, निमाड़। क्या है दोस्तों, निमाड़। तो निमाड़, मंदसौर और ये रतलाम। तो दोस्तों, निमाड़ तो हमको याद ही है, नी से नीमच, मां से मंदसौर, आर से क्या बन जाएगा आपका, रतलाम। अब यहाँ पे मिलने वाला है हमको क्या, उज्जैन। उज्जैन क्या मिलने वाला है, उज्जैन। उज्जैन के अंदर कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी। उसी में से बहते हुए हमको जाना है, क्योंकि निमाड़ में क्या पड़ रही है, खतरनाक वाली गर्मी। तो भैया ठंडे पानी से थोड़ा नहा लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि निमाड़ के अंदर जो गर्मी पड़ रही है ना, वो हमारे लिए सजा है। उस सजा को कम कराने के लिए हमको देवों के पास जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस नदी से गया सुबह सुबह, इस नदी से गया सुबह सुबह। क्या काम के लिए, अपनी सजा कम कराने के लिए, अपनी सजा कम कराने के लिए। तो किसके पास जाऊंगा मैं सजा अपनी सजा कम कराने के लिए, देवों के पास। तो यहां पे मेरे को मिलेंगे देव। क्या मिलेंगे दोस्तों, देव। देखो, निमाड़, फिर उज्जैन, आगरमालवा, आपका शाजापुर और उसके बाद देवास, है ना। तो आपके निमाड़ के अंदर पड़ने वाली गर्मी को कम करने के लिए जो आपके लिए सजा है, वो आप उज्जैन में बहने वाली नदी से सुबह सुबह इस सजा को कम कराने के लिए किसके पास पहुंचोगे, देवों के पास पहुंचोगे। तो इस प्रकार से आप देव के पास पहुंच जाओगे, आपकी सजा क्या हो जाएगी, खत्म, है ना।
निमाड़ के अंदर फिर ठंडा ठंडा पड़ने लगेगा। चलिए अब हम लोग दोस्तों आगे बात करते हैं हमारे इंदौर संभाग के बारे में। दोस्तों आपको ये जो मैं लिख रहा हूं मेरे ख्याल से आपको दिख ही रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों लगी आज सावन में फिर वो झड़ी है, क्या है? झड़ी। तो दोस्तों ये झड़ी मुझे लगता है मैं व्हाइट का इस्तेमाल कर लूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिर वो झड़ी है, तो दोस्तों यहां पे आ गया धार और यहां पे आएगा क्या आपका? इंदौर। तो झड़ी से क्या याद रखोगे? झाबुआ, धार और इंदौर। फिर एक लड़का था जिसका नाम क्या था? अली। उसको किसी ने बोला बड़, तो बेचारे को लग क्या गया? बुरा। तो ये बुरा यहां लगेगा, है ना। अब बुरा लग गया तो उसने क्या खाया? खारा श्रीखंड। तो यहां पे क्या आ गया दोस्तों? ये हमने लाइन खींची थी, आपको याद होगा। तो ये हो गया हमारा खरगोन। क्या हो गया दोस्तों? खरगोन। और इधर क्या मिल गया आपको? खंडवा। क्या मिल गया? खंडवा। तो इस प्रकार से हमने इसके 8 जिलों को देख लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों इस लाइन में एक संभाग और बच गया था, वो मेरे से मिस हो गया, अपन इसको देख लेते हैं। तो वो जो संभाग है आपका मेरे प्यारे 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 वाले दोस्तों, वो क्या है? तो यहां पे हमको मिलने वाला है, ये लाइन हमने खींची थी तो होशंगाबाद हमको संभाग पता करना है। तो मैंने आपको बताया था कि होशंगाबाद संभाग को हम लोग नर्मदापुरम संभाग, नया नाम हो चुका है उसका। तो नर्मदा क्या है? बेहोश है। तो नर्मदा क्या है भाई? बेहोश। तो यहां पे हमको क्या मिलेगा? बी फॉर बैतुल, बेहोश, होश, होशंगाबाद, है हरदा। नर्मदा बेहोश है, ठीक है। तो बेहोश है, तो बैतुल, होशंगाबाद और हरदा। तो इस प्रकार से हमने अभी तक हमारे 6 संभागों को पूरा कर लिया। अब बचे हैं हमारे पास में 4 संभाग और, वो भी हम लोग फटाफट अभी यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों नीति आयोग ने क्या बनाई? छतरी। छतरी में क्या लगाई? पन्नी। पन्नी से किसका दम घुटा? सागर का दम घुटा। बस आ जाओ। तो ये है हमारे लिए क्या? नीति, निवाड़ी। और ये है हमारे पास में से टिकमगढ़, है ना। तो नीति आयोग ने क्या बनाई भाई? छतरी, मतलब के छतरपुर, छतरी, जिससे क्या हुआ? छतरी के अंदर क्या लगाया उन्होंने? पन्नी। पन्नी से क्या हुआ? किसी का दम घुटा, है ना। और दम किसका घुटा? तो सागर का दम घुटा। किसका दम घुटा? सागर का। तो नीति आयोग ने क्या बनाया? छतरी। छतरी में क्या लगाए? पन्नी। पन्नी लगने से क्या हुआ? किसी का दम घुटा। और किसका दम घुटा? सागर का। तो इस प्रकार से निवाड़ी, टिकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर, ये हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया। चलते हैं अब हम हमारे राजा मौली जी के पास में। तो भैया ये है हमारे पास में राजा मौली जी। कौन है? राजा मौली। अब राजा मौली तो आरएम पूरा लिखना पड़ेगा ना, राजा मौली। तो ये आर फॉर रीवा, एम फॉर क्या है? मऊगंज। बस आर फॉर रीवा, एम फॉर मऊगंज। अब ये हमारे जो राजा मौली साहब है, ये पिक्चर ला रहे कौन सी? ट्रिपल एस। कौन सी पिक्चर? ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस, ये यहां पर एस, यहां पे भी एस, यहां पे भी एस। सर के सीधे सिंह, सतना, सीधी और सिंगरौली। क्लियर? ओके। अब चलते हैं हम लोग हमारे यूएसए के ऊपर। याद है ना आपको, मैंने बताया था हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी एक यूएसए है। कौन सा यूएसए है? तो यूएसए। यूएसए कौन सा? यूएसए। तो ये मैंने देख लिया यू, ये देख लिया मैंने एस और ये देख लिया मैंने ए। मतलब के उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन संभाग के ऊपर, जो कि मेरा बहुत फेवरेट संभाग है। अब भैया यहाँ पे है कौन हमारे फेवरेट संभाग? जबलपुर, है ना। जबलपुर का सिर कट गया था, जबलपुर का सिर कट गया था। कटनी, है ना, कट गया था ना, तो कटनी, कटनी, है ना। अब ये जबलपुर कौन है? लड़का। जबलपुर कौन है? लड़का। नर, लड़का मतलब नर, है ना। अब जबलपुर के दिल के अंदर रहती थी एक लड़की जिसका नाम था सीमा। क्या नाम था? सीमा। जैसे जबलपुर नर है तो सीमा कौन है? बाला। सीमा कौन है? बाला, है ना। और इस सीमा या इस बाला को आई छींक तो बेचारी साइड में छींकेगी, है ना। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल हाँ, साइड में उसने छींक दिया। अब जब सीमा के बारे में पता चला, सीमा और जबलपुर के बारे में, तो फिर उनको पड़े क्या? डंडे। क्या पड़े भैया? डंडे। तो इस प्रकार से हमने ये पूरी तरीके से लोकेशन को समझ ली है। कहीं पे भी कुछ भी गलती दोस्तों यहाँ पे नहीं होगी। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, मऊगंज जिला।
चलिए दोस्तों, देखिए वैसे आपको पता होगा जिले के अंदर अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादातर नए जिले से रिलेटेड ज़्यादा सवाल क्या आएगा, भाई 53वां जिला बना, किससे अलग हुआ, कौन कौन सी तहसीलें हैं, ये इस टाइप की नॉर्मल सी बातें आएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं मऊगंज जिले के ऊपर। तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना हमारा कौन सा, मऊगंज। तो मऊगंज हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला है दोस्तों। मऊगंज जब जिला बना तो जिला बनने की एक डेट होती है, उस दिन घोषणा की जाती है, ठीक है। एक घोषणा होती है और एक घोषित होता है, दो चीजें आपको यहां पर समझना है। तो मध्य प्रदेश का जो नया जिला मऊगंज है, एक दिन उसकी घोषणा की गई और एक दिन उस घोषणा को पूरा कर दिया कि हाँ भैया हमने नया जिला बना दिया। तो सबसे पहले मैं आपको यहां बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश का जो जिला बना है ना, वो कब बना। तो आपको ये बात याद रखना है कि इसको जिला घोषित कर दिया गया है 13 अगस्त 2023 को। 13 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश का नया जिला किसको घोषित कर दिया गया है, मऊगंज को। और ये जो जिला है किससे अलग हुआ है, तो हमको पता है ये रीवा संभाग से अलग हुआ है, या रीवा जिले से हमने इसको अलग कर दिया है। तो हमने मऊगंज बनाया कब, 13 अगस्त 2023 को। किससे अलग करके बनाया, तो रीवा से बनाया। अब जाहिर सी बात है कि रीवा से जब अलग हुआ होगा तो इसने रीवा से कुछ तो लिया होगा, तो रीवा से इसने कुछ तहसीलें ली हैं। आपको पता है रीवा के अंदर पहले 12 तहसीलें हुआ करती थी, और इन 12 में से मऊगंज को हमने कितनी तहसीलें दे दी, 3 तहसीलें दे दी। तो 12 में से 3 तहसीलें हमने मऊगंज को दे दी, तो बेचारे रीवा के पास में कितनी तहसीलें बचेगी, 9 तहसीलें बचेगी। तो दोस्तों वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये एग्जाम में पूछ लेता ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे की और बात करते हैं। शासन द्वारा आदेश के अनुसार रीवा जिले की 3 तहसीलें, अब वो 3 तहसीलें कौन कौन सी थी, एक मऊगंज, एक हनुमाना और एक नईगढ़ी। कौन कौन सी है, मऊगंज, हनुमाना और नईगढ़ी। मऊगंज, हनुमाना और नईगढ़ी, ये 3 तहसीलें किसको दे दी गई है, मऊगंज को दे दी गई है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रीवा जिले के अंदर टोटल कितनी तहसीलें थी दोस्तों, 12 तहसीलें थी। अब 12 में से 3 तो किसको दे दी हमने, मऊगंज को दे दी। कौन कौन से दे दी, मऊगंज, हनुमाना और नईगढ़ी, ये 3 तहसीलें हमने किसको दे दी, मऊगंज जिले को दे दी। तो जाहिर सी बात है 12 में से अब रीवा के पास कितनी तहसीलें बचेगी, 9 तहसीलें आपके पास में बचेगी। तो ये 9 तहसीलें कौन कौन सी हैं, एक बार सरसरी नजर से हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो एक तो तहसील है आपकी हुजूर, एक है आपके पास में हुजूर नगर, एक है जवा और एक है त्योंथर, एक है रायपुर करचुलियान। उसके बाद में से एक है आपके पास में गुड़, एक है आपके पास में से क्या, सिरमौर, एक है आपके क्या, सिमरिया, और एक क्या है आपके पास में से, मनगवा। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे इस रीवा जिले के अंदर अब 9 तहसीलें बची है, जो कि मैंने आपके सामने यहां पे बता दी है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लास्ट में हम लोग एक चीज पूरी तरीके से इसको देख लेंगे। दोस्तों इस जिले की जो लगभग आबादी है वो कितनी है, 6 लाख के आसपास में है, और इसके अंदर 2 विधानसभा क्षेत्रों को डाला गया है, ठीक है। एक आपका मऊगंज आ जाएगा और एक आपके पास में से जो आपका नईगढ़ी है वो आ जाएगा, ठीक है, नईगढ़ी, ठीक है। तो ये 2 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत है। उसके बाद मऊगंज के लिए नए जिला अधिकारी या कलेक्टर के तौर पर हमने एक को अपॉइंट किया है, जिसका नाम है क्या, अजय श्रीवास्तव जी। अजय श्रीवास्तव इस जिले के क्या है, IAS है। लेकिन एक घटना और घटी थी, अजय श्रीवास्तव जी से पद इनको देने से पहले एक पद, ये पद दिया था किसको, सोनिया मीना जी को। किसको मिला था, सोनिया मीना जी को। DM बनने के 4 घंटे बाद ही इनको क्या करा, पद से हटा दिया, और उसके बाद किसको कर दिया इन्होंने, अजय श्रीवास्तव को। तो सोनिया मीना को आपको याद रखना है कि सोनिया मीना पहली कलेक्टर है इस जिले की, है ना, याद रखना। ये कौन है, पहली कलेक्टर है। भार तो हाल ही किसके पास में है, अजय श्रीवास्तव के पास में, लेकिन पहला जो कलेक्टर किसको अपॉइंट किया था, सोनिया मीना को किया था, ठीक है। 4 घंटे में ही इनको पद से हटा दिया गया था। उसके बाद में से इसके जो SP है, पुलिस अधीक्षक है, उनका नाम क्या है, वीरेंद्र जैन। इनके जो पुलिस अधीक्षक हो गए उनका नाम क्या है, वीरेंद्र जैन। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होगा कि हमने मध्य प्रदेश में नया जिला बनाया, 13 अगस्त को बनाया था।
है ना, इसके लिए गजट भी प्रकाशित किया और इसी गजट के साथ में ये लिखा था कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर पहले 52 जिले थे, अब इसके बनने के बाद कितने हो जाएंगे, 53वां जिला हो जाएगा। साथ ही हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम उज्जैन से भी एक जिला बनाने की घोषणा करेंगे, है ना, एक जिला हम लोग बनाएंगे, जल्दी से जल्दी बनाएंगे, ठीक है। तो वो जब आएगा तब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। अब उसके बाद में आपको पता होगा कि हमारा ये जो मऊगंज बना था, मैंने आपको कहा था कि एक पहले इसकी घोषणा की जाती है, उसके बाद में से जिला घोषित किया जाता है। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया था कि जिला घोषित हो गया, उसके अंदर कौन कौन क्या है, कितनी तहसीलें, ये हम लोगों ने देखी, लेकिन अब इसकी घोषणा कब की थी, ये डेट आपको बहुत ज्यादा याद रखना पड़ेगी। वो डेट है क्या, 4 मार्च 2023। 4 मार्च 2023 को शिवराज सिंह चौहान जी ने ही क्या किया था, मऊगंज को नया जिला बनाने की घोषणा की थी और फिर उसके बाद 13 अगस्त 2023 को इसको जिला बना दिया। याद रखना, 4 मार्च 2023 को घोषणा और उसके बाद में से कब, तो 13 अगस्त 2023 को इसको क्या कर दिया, जिला घोषित कर दिया। याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, जिला घोषित कर दिया गया। उसी के बाद हमको ये पता चला है कितनी क्या तहसीलें दी है, उसका क्या जनसंख्या रही, क्या क्षेत्रफल रहा, ये सारी चीजें हम लोग ने देखी। उसके बाद में से दोस्तों इसका जब जिला बनाया जाता है तो उसका एक नया एक मुख्यालय उसका फिक्स किया जाता है, एक हेडक्वार्टर उसका फिक्स किया जाता है। तो दोस्तों इस मऊगंज का जो एक मुख्यालय है वो क्या है, खुद मऊगंज है ना, मऊगंज का मुख्यालय क्या है, खुद मऊगंज है। उसके बाद में से जब भी जिला बनता है तो भू राजस्व संहिता के तहत इसको बनाया जाता है। तो भू राजस्व संहिता 1959 के तहत क्रमांक कौन सा है, 20 और सन कौन सा, 1959 की धारा 13 की उपधारा 13 के तहत इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है ना, या इस जिले को बनाया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना 13 अगस्त को बनाया गया था, तो धारा भी कौन सी है इसकी, 13 ही है, 13 धारा 13 की उपधारा को, ठीक है। इसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं तो हमारे पास मिलने वाला है क्या, इसके अंदर आने वाला एक प्रमुख जलप्रपात है जिसका नाम है बहुटी जलप्रपात। क्या नाम है, बहुटी जलप्रपात। दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये किस पर या किस नदी के द्वारा इसको बनाया जाता है, तो सेलर नदी के द्वारा इसको बनाया जाता है, जो खुद बीहड़ की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि बहुटी जो जलप्रपात है हमारा, आपको याद रखना है कि ये सबसे पहली बात हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस नदी पर है ये, तो सेलर नदी पर है। सेलर नदी किसकी सहायक नदी है, तो बीहड़ नदी की सहायक है। अगर कोई पूछ ले कि इसकी हाइट कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो जब भी हम पर्वत या किसी चीज की हाइट बताते हैं दोस्तों तो हम उसको मीटर में बताते हैं, है ना, मीटर के अंदर बताते हैं। तो इस जलप्रपात की जो हाइट है ना वो 198 मीटर है ना, कितनी है, 198 मीटर। अगर आप इसको फीट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कितनी मिल जाएगी आपको, 650 फीट ऊंचा, है ना, 650। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद में से हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा बहुत ऐतिहासिक, वैसे ऐतिहासिक चीज के अंदर कुछ नहीं है, जो हमारे मध्य प्रदेश का वही हमारे पास में जो रीवा में था वही चीजें हमारे यहाँ पे भी चलने वाली है। लेकिन खास तौर पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर चंदेल वंश और मुगल साम्राज्य ने यहाँ पे क्या किया था, शासन किया था। कौन कौन से, चंदेल वंश और मुगल शासन ने यहाँ पे क्या किया था, शासन किया था, मुगल साम्राज्य ने। इसके बाद में से मऊगंज के अंदर कुछ मंदिर है ना, कुछ पर्यटन हमारे पास में है। कौन कौन से है, तो सुंदर हनुमान मंदिर, उसके बाद में से गिद्धेश्वर, आपका गिद्धेश्वर महादेव मंदिर, उसके साथ में आपको क्या मिल जाएगा, मऊगंज का किला। तो किले तो सब जगह होते ही होते हैं। तो ये आपको सुंदर हनुमान मंदिर, गिद्धेश्वर महादेव मंदिर और साथ में मऊगंज का किला आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पे समझी है। उसके बाद आप और यहाँ पे देख लीजिए मऊगंज एक दृष्टि के अंदर, अगर आपको डिटेल चीजें चाहिए तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 6,16,645। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1,86,688 हेक्टेयर में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में से टोटल गाँव कितने हैं इसके अंदर, तो 1070 है, जिसमें से नईगढ़ी के अंदर 338, मऊगंज के अंदर 344 और हनुमाना के अंदर कितना है, 343। उसके बाद में से ग्राम पंचायत तो हमने देखी 256। तहसीलें देख रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर 3 तहसीलें हैं, मऊगंज, हनुमाना और नईगढ़ी। उसके बाद में से राजस्व अनुभाग के बारे में बात करें तो राजस्व अनुभाग कहाँ कहाँ मिलेगा हमको, मऊगंज और हनुमाना से। उसके बाद में से विकास खंड की बात करें तो 2 हैं, नईगढ़ी और हनुमाना, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने हमारे मध्य प्रदेश का जो नया जिला बना था उसके बारे में जानकारी ले ली। दोस्तों मैं आपसे बस एक बात यहां से कहना चाहता हूं, आपको यहां से ज्यादा बातें ध्यान में नहीं रखना है, बस कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है मऊगंज के बारे में। जैसे एक बात आपको ध्यान में क्या रखना है कि मऊगंज जो जिला है उसकी घोषणा कब की गई थी। तो मऊगंज की जो घोषणा की गई थी वो घोषणा की गई थी दोस्तों कब, तो आपको पता ही है 4 मार्च
2023 को इसकी घोषणा की गई। उसके बाद में से इसको जिला घोषित कब किया गया, तो इसको जिला घोषित कब किया गया तो आपको पता ही है 13 अगस्त 2023 को, है ना। ठीक, उसके बाद में से आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो तहसीलें हैं वो कितनी हैं, तो हमको पता है कि इसके अंदर कितनी तहसीलें हैं, 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी तहसीलें हैं, तो एक तो है आपके पास में कौन सी, मऊगंज, और एक है आपके पास में से कौन सा, हनुमाना, और एक आपके पास में कौन सी तहसील मिल जाएगी आपको, नई गढ़ी। कौन सा मिल जाएगा आपको, नई गढ़ी। तो ये 3 तहसीलें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद में से आप याद रख सकते हो इस जिले के अंदर कौन सा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जलप्रपात, वाटरफॉल। ये जो जलप्रपात है हमारा, जल प्रपात, ये जो जलप्रपात है इसका नाम क्या है, तो हम जानते हैं कि इस जलप्रपात का नाम है बहुटी। क्या नाम है, बहुटी। ये किस नदी के ऊपर है, तो दोस्तों सेलर नदी के ऊपर बनी हुई है ये। और ये जो सेलर नदी है हमारी किस नदी की सहायक नदी है, तो हम जानते हैं कि ये बीहड़ नदी की सहायक नदी है, बीहड़ की सहायक नदी है। इस बहुटी जलप्रपात के बारे में क्या है, तो हम जानते हैं कि ये हमारे मध्य प्रदेश का क्या है, ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर कोई पूछ ले कि इसकी हाइट कितनी है, तो हमने देखा ही था 198 मीटर, या फीट में देखे तो 650 फीट के आसपास में इसकी क्या है, हाइट है दोस्तों। ठीक है, ये इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। इसी के साथ में एक चीज आप और जोड़ लें कि भैया मऊगंज जो है मध्य प्रदेश का कितने नंबर का जिला है, तो 53वें नंबर का जिला है। उसके बाद किससे अलग हुआ है ये, तो रीवा से अलग हुआ है ये। रीवा के अंदर कितनी तहसीलें थी, तो हमको पता है 12 तहसीलें थी। इन 12 तहसील में से कितनी तहसीलें हमने इसको दे दी, 3 तहसीलें। तो रीवा के पास कितनी तहसीलें बची है दोस्तों, तो 9 तहसीलें बची है आपके पास। ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। अगर और भी ज्यादा आपके दिमाग के अंदर आ रहा है कि यार सर थोड़ा सा और हम क्या याद रख सकते हैं, तो आप याद रख सकते हो कि इसके ऊपर जो शासन चलाया था किसने चलाया था, एक चंदेल वंश जो थे उन्होंने चलाया था, और साथ में मुगल साम्राज्य, है ना। तो ये मुगल साम्राज्य के बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान में लिख सकते हो या रख सकते हो, मुगल साम्राज्य। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस मऊगंज के बारे में एक बेसिक जानकारी आपके सामने रखी है। ठीक है, याद रखना मऊगंज हमारा 53वां जिला बना है। किससे अलग हुआ है, तो रीवा से अलग हुआ है। इसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी ने कब की थी, तो 4 मार्च 2023 को की थी। उसके बाद ये जिला कब घोषित हो गया, तो 13 अगस्त 2023 को घोषित हुआ है ये। ठीक है, इसके अंदर कितनी तहसीलें हैं, इसके अंदर 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी तहसीलें हैं, एक तो खुद मऊगंज, एक है हनुमाना, और एक है आपके पास में क्या, नई गढ़ी। ठीक है, उसके बाद में से किससे अलग हुआ है, तो रीवा से। रीवा के अंदर कितने जिले थे, सॉरी कितनी तहसीलें थी, 12 तहसीलें थी। 12 तहसीलों में से 3 तहसीलें इसने ले ली, तो रीवा के पास में कितनी तहसीलें बची, 9 तहसीलें बची। ठीक है, उसके बाद में से इस मऊगंज के अंदर एक जलप्रपात है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है, बहुटी जलप्रपात। यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी हाइट कितनी है, तो 198 मीटर है, या फीट में अगर आपको कोई बोले तो आप फीट में क्या बता सकते हो कि भैया 650 मीटर है। और 2-3 बातें आपको याद रखना है इसके इतिहास के बारे में। तो यहां पे किसने शासन चलाया था, चंदेल वंश, और साथ में मुगल साम्राज्य के अंदर। और आपको अगर और थोड़ा सा डिटेल में जाना है, कुछ बातें याद रखना, तो आप रख सकते हो कि भैया इसमें विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 2 है। और उसके बाद में से इसकी जनसंख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए लगभग 6 लाख के आसपास में इसकी जनसंख्या है। हमको कलेक्टर कौन है, उसके बाद में से एसपी कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अगर पूछ ले तो मैंने आपको इस पीडीएफ के अंदर डाली रखी है ना, कि इसके कौन है इसके। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक नाम सोनिया मीना जो पहली कलेक्टर है, एक नाम याद रखना आपको अजय श्रीवास्तव जी का, और एक नाम आपको याद रखना है वीरेंद्र जैन का। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, इस प्रकार से हमने मऊगंज को पूरी तरीके से समझा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आप इसका अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए और अपनी स्टडी को और बेहतर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इस जाते जाते मैं आपको एक छोटी सा एक और लाइन, एक शायरी में आपको सुना देता हूं ताकि आपको मजे आ जाए। क्या है वो, कि जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया, जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया, जिसका भी गम हुआ उसे अपना लिया, आप रोकर भी गम को हल्का ना कर सके, मैंने खुशी की आड़ में हर गम छुपा लिया। दोस्तों एक अच्छा इंसान वही है जो अपने गम दूसरों लोगों को ज्यादा से ज्यादा ना बताए,
है ना, छुपा के रखें, ठीक है, और खुद आगे की सिचुएशनों को हैंडल करें। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे इस चैनल को लाइक करना ना भूले, और सब्सक्राइब करना तो भूलने ही मत भाई, मेरे को जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करना है, ठीक है, तो मदद कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपन लोग ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, सी यू।